चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज। ये आपका जीएस पेपर 2 आईआर से रिलेटेड न्यूज है। देखते हैं इसको। 2020 में एक्सकलेशन हुई थी इंडिया और चाइना के बीच। उसके बाद फिर जो मिले तो थोड़ी सी उम्मीद है कि सिचुएशन सही होने की। तो देखिए, ये जो फिर से लोकसभा चुनाव हुआ तो उसके बाद पहली बार जो है ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर। तो ये है फॉरेन मिनिस्टर यांग ली। ये है चाइना के, उनसे मिले हैं। कब मिले? तो एससीओ जो काउंसिल हुआ था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसी के बाद इनसे मिले। अब देखिए, तो ये हुई मिलने की बात। थोड़ा सा इसमें कुछ चीजों को हम लोग जिक्र करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे है द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये सुनते होंगे, LAC। तो पहला क्या याद रखिए कि LAC किसके किसके बीच है। तो ये देखिए 3440 किलोमीटर, तो 3440 करीब जो है आपका किलोमीटर लंबी बाउंड्री है किसके किसके बीच। तो इंडिया और चाइना के बीच। तो ये आपको याद रखनी है, इंडिया और चाइना के बीच ये जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कितने किलोमीटर है? तो 3440 किलोमीटर ये है। तो ये आपको याद रखिएगा, और ये हमेशा विवादित रहता है ये बॉर्डर। चलिए, अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है LAC का। तो पहला देखिए टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। तो जो LAC है वो क्या करता है? इंडिया और चाइना के बीच के बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन ये फिक्स नहीं है, क्योंकि दोनों में क्या है, दोनों कंट्री जो है आसपास के इलाकों पे अपना मतलब अपना कंट्रोल चाहते हैं। उनका कहना है कि ये मेरा जगह है, इनका कहना है कि ये मेरा जगह है। फिर है स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए LAC रीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, हाई एल्टीट्यूड पे है। तो ऊंचाई पे है, तो वहां से क्या कर सकते हैं, नीचे तक को कवर कर सकते हैं सिक्योरिटी पर्पज से। फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है LAC के पास किया जा रहा है, ताकि क्या हो सके कि वहाँ जो हमारे इलाका है वहां से ट्रेड रूट्स जो है जुट सके। फिर रिस्क ऑफ एस्केलेशन। देखिए दोनों के पास क्या है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है। तो इसलिए क्या हो सकता है कि लड़ाई होगी और दोनों को इससे खतरा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखिए। एक आपका न्यूज है, ये कुछ टर्म सीखना है हमको। ये है आपका बायोडोसाइमेट्री, ठीक है। बायोडोसाइमेट्री, अब ये क्या है, इस टर्म को हमको समझना है एक्चुअली। देखिए क्या होता है, जब साइंस एक्सपेरिमेंट होता है तो जहाँ पे रेडिएशन यूज होता है, तो जब रेडिएशन यूज होता है तो वहां पे जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके बॉडी जो है एब्जॉर्ब करती है वो किसको जी, तो रेडिएशन को। तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करने से क्या बेनिफिट्स है? बेनिफिट्स नहीं है, हार्मफुल है। तो उसी चीज को चेक किया जाता है बायोडोज साइमेट्री से कि आखिर कितना रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब किया। तो क्या कहता है, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन टू विच एन इंडिविजुअल वाज एक्सपोज्ड बेस्ड ऑन चेंजेस इन ब्लड, यूरिन और हेयर। अब देखिए, तो कोई आदमी अगर रेडिएशन ज्यादा एब्जॉर्ब किया, कितना अमाउंट रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, कैसे पता चलता है? तो ब्लड, यूरिन और हेयर, इसमें कितने बदलाव है उसके अनुसार पता चलता है कि कितना अमाउंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। तो ये याद रखिएगा। अब कहता है इट वुड बी particularly useful in radiological event where the exposed individuals do not carry any personal radiation monitoring device। अब क्या होता है कि जो वर्कर्स रेडिएशन जहाँ पे निकलते हैं वहां काम करते हैं, तो क्या करते हैं, डिवाइस रखते हैं कि उसकी बॉडी ने कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब किया। अब जो डिवाइस नहीं रखते हैं तो उनके लिए ये जो है मेथड टेक्नोलॉजी अच्छी है, बायोडोसाइमेट्री। अब आगे देखिए, द गोल्ड स्टैंडर्ड बायोडायसिमेट्री ऐसे इज मेजरमेंट ऑफ क्रोमोसोम एब्रिएशंस इन व्हाइट ब्लड सेल्स। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसमें कितने क्रोमोसोम में बदलाव हुए हैं, इस चीज से पता चलता है गोल्ड स्टैंडर्ड बायोडोसोमेट्री से। ये याद रखिएगा। चलिए, अब कहता है कि जब ब्लड में जो DNA होता है
वो क्या होता है, ब्रोकन होता है, टूट जाता है, और फिर जो है कुछ घंटे के बाद फिर वो रिपेयर हो जाता है। कब? जब इराडिएटेड होगा, मतलब जब रेडिएशन उससे खत्म होगा। कुछ केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा है। अब एक देखिए आपको समझाता हूं। ये है, एक मान लीजिए ये है आपका, अब टूटा, टूट के चला गया कहाँ, यहाँ। और ये वाला पार्ट चला गया यहाँ। तो फिर जब रिपेयर होगा तो क्या होगा, फिर ब्लू ब्लू के साथ मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डिस्पेयरिंग हो जाता है। तो ये मिल जाएगा यहाँ पे, तो जैसे ये मान लीजिए यहाँ, ठीक है। अब ऐसा हो गया स्ट्रक्चर। तो इसको क्या बोलते हैं, डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम। मतलब कि जैसे क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर है आपका, यहाँ बीच में होता है सेंट्रोमियर, ठीक है ना, सेंट्रोमियर। अब तो क्या होगा, एक क्रोमोसोम में दो सेंट्रोमियर हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा, कब, जब डीएनए टूटेगा और जब रिपेयर होगा तो सही सीक्वेंस में अरेंजमेंट नहीं होगा तब, ठीक है। चलिए आगे देखिए, थोड़ी सी जिक्र की गई है कंट्रासेप्टिव मेथड को लिए। कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, मतलब ऐसा प्रयास जिससे क्या हो, प्रेगनेंसी ना हो। अब देखिए इसके लिए बहुत सारे डिवाइसेज होते हैं, जैसे ये कॉन्डोम, रिंग, पिल, ये सब आप देख रहे हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो इसको यूज करने से क्या होती है, प्रेगनेंसी को रोका जाता है। इसी को बोलते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स। चलिए अब इसमें क्या बात कही गई न्यूज में, थोड़ा सा समझते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ, तो इंडिया जो था, मतलब 2023 में जो इंडिया चाइना के पॉपुलेशन को पार कर गया। तो मतलब हमारे यहाँ जो अभी पॉपुलेशन है 140 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है। और ये आपको 2064 तक जाएगा, ध्यान से समझते जाइए, समझिए कहानी है। तो 2064 तक आपका हो जाएगा 1.7 बिलियन। फिर उसके बाद क्या करता है कि जब 2100 होगा तब पॉपुलेशन घट जाएगा 1.53 बिलियन। अब यहाँ देखिए क्लच, यहाँ क्या है, आखिर ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया में जो टीनेजर्स हैं, जो 13 साल से 18 साल की महिलाएं हैं, वो क्या हो रही है, प्रेगनेंसी हो रही है, प्रेग्नेंट हो रही है, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो बाद में जब जरूरत पड़ेगी, मतलब इससे हेल्थ पे असर पड़ेगा। तो इंडिया में क्या है कि जो यंग एज है उसके जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्शन दोनों खतरे में हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे फोकस करना चाहिए सरकार को भी, और जो इसके विशेषज्ञ हैं और इसको और समझते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है स्लो हो जाएगा। तो स्लो हो जाएगा कितना परसेंट से, तो ये रिप्लेस हो जाएगा 2.1%। समझिए, प्रोजेक्ट प्रोजेक्टेड टू डिप, डिप बोलते हैं, डिप मतलब जो घटेगा, तो डिप कितना होगा, 2.1 से रिप्लेस हो जाएगा, तो जनसंख्या घट जाएगी। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने इंडिया के बारे में क्या बोला कि इंडिया का जो थ्रस्ट है, जो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, एक समय में कम हो जाएगा। तो सरकार, मतलब तो इंडिया में क्या होना चाहिए, इंश्योरिंग द सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ इट्स यंग पीपल। कैसे होगा ये, तो देख, अच्छा ये होता क्यों है, ठीक है, मतलब क्यों ऐसा हो जाएगा कि पॉपुलेशन घटेगा। दो फैक्टर्स बताए गए, देखिए, women who get married very young are usually from backward regions and are not very educated। अब देखिए जो महिलाएं जैसे यंग एज में शादी कर लिया, खास करके जो पिछड़े पिछड़े जगह से हैं, अनडेवलप्ड रीजन से हैं, और वो तो ऑब्वियसली है कि वो क्या होंगे, अनएजुकेटेड होंगे, शिक्षित नहीं होंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि जो फैमिली प्लानिंग है वो भी लिमिटेड हो जाएगा। ये दो फैक्टर इसलिए क्या चीज को लेकर बताई गई है कि सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है
क्यों नहीं, मतलब अच्छा हो पाएगा, मतलब क्यों नहीं हेल्थ अच्छा हो पाएगा रिप्रोडक्टिव। इसके लिए दो रीजन बताए। तो एक क्या रीजन बोला कि जो महिलाएं कम एज में शादी कर लेती है, जो पिछड़े जगह से आती हैं, तो वो एजुकेटेड भी नहीं होती है, तो इसलिए क्या है कि फैमिली प्लानिंग की तो बात ही नहीं है, तो फैमिली प्लानिंग भी नहीं सोच पाते हैं। फिर उसके बाद एक सोशल नॉर्म है इसमें। क्या है कि मान लीजिए कोई यंग महिला है, अगर वो, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये अगर बात करे या सोचे भी फैमिली प्लानिंग का, तो क्या होता है कि फैमिली प्लानिंग करना है तो उससे पहले क्या करना पड़ता है, उनको प्रूव करना पड़ता है उनकी फर्टिलिटी, कि ये बच्चा प्रोड्यूस करने के लायक है कि नहीं। बच्चा प्रोड्यूस हो गया उसके बाद फैमिली प्लानिंग करते हैं। तो ये सब जो है दिक्कत है। तो इसलिए क्या होता है कि कंट्रासेप्शन जो मेथड होती है, यहाँ तक लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए कम एज में क्या होता है, बच्चे हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करेगी या करेगा, तो क्या होगा, बच्चे नहीं होंगे। तो कम एज में बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। तो कंट्रासेप्शन तो यूज ही नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि सोसाइटी का नॉर्म्स है कि पहले उसको प्रूफ करना पड़ता है उसकी फर्टिलिटी को, बच्चे होने से पहले, तब फैमिली प्लानिंग करना। तो ये सब रीजंस है। फिर उसके बाद क्या बोला कि टीन एज प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है दोनों में, मैरिड और अनमैरिड वुमेन में। ठीक है। उसके बाद जो फैमिली है ना, वो ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि उनके बच्चे सेक्सुअली एक्टिव हो गए हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है। तो अब ये सब किसकी वजह से हो रहा है, तो कंपाउंडेड बाय द लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से हो रहा है। इंडिया की बात करें तो यंग पर्सन जो है, वो अगर कॉन्डोम एक्सेस की बात भी अगर कर ले, तो ठीक है, इसे सोसाइटी और कल्चरल के अगेंस्ट माना जाता है। तो क्या जरूरत है, तो अभी जरूरत है यंग पीपल पे फोकस करने की, महिलाओं और पुरुष दोनों पे, ताकि उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल क्या हो, अच्छा हो सके। ठीक है। और कैसे अच्छा होगा, तो कल्चरली सेंसिटिव बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, तो सोशली कल्चरली दोनों तरह से। और क्या करना पड़ेगा, तो उनके लिए जो है यही कंट्रासेप्टिव ऑप्शन जो है अप्लाई करनी होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो न्यूज है कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में दिया हुआ है। ये जो न्यूज है ना, ऐसे टाइप, आप इसको ऐसे में यूज कर सकते हैं कि व्हाट इज द मॉडल, व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन आवर इंडिया। ठीक ना, कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर लिटरेसी क्या है, तो आज के समय में इसेंशियल है। क्यों? क्योंकि जो बहुत सारे क्रिटिकल सर्विसेज है, जैसे बैंकिंग, हेल्थ केयर और बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विसेज है, तो वो क्या हो गए, डिजिटल हो गए। तो कंप्यूटर एजुकेशन चाहिए। और कंप्यूटर लिटरेसी से क्या होता है, तो एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी एफिशिएंटली, तो कंप्यूटर को भी अच्छे से यूज कर पाएंगे और जो टेक्नोलॉजी नए नए आते हैं उनको भी यूज करेंगे। तो इसके लिए सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति को क्या हो सके, कंप्यूटर नॉलेज मिले, सर्विस मिले, और अपने जो क्वालिटी का लाइफ, अपने लाइफ का जो उनका क्वालिटी है उनको बढ़ा सके। इससे कोविड 9 पेंडेमिक में आप लोग देखे होंगे कि कंप्यूटर का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना इंटरनेट एक्सेस का इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ग्रोसरी से लेके ऑनलाइन एजुकेशन तक, बैंकिंग प्रोग्राम, सारी चीज को आपने देखा कोविड 19 में कि कितनी जरूरत है कंप्यूटर की नॉलेज। फिर कहता है इंडियन गवर्नमेंट जो है, उन्होंने लॉन्च किया डिजिटल इंडिया कैंपेन इन 2015। इसमें क्या किया गया, ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू ए डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। तो ये बात सही है, इंडिया के बहुत सारे सेक्शन को क्या किया गया, डिजिटलाइज्ड किया गया सरकार के द्वारा, डिजिटल इंडिया कैंपेन के द्वारा। फिर उसके बाद कहता है कि जो कंप्यूटर एजुकेशन है उसको फॉर्मल एजुकेशन, जो ऑफिशियल एजुकेशन है उसमें इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहाँ से, स्कूल से और प्राइमरी, वो अर्ली एज से, मतलब कम क्लास के बच्चे जैसे 5 6 से ही कंप्यूटर शिक्षा देने की बात या जोर दिया जा रहा है। फिर कह रहा है एडिशनली न्यूमरस स्किल्स डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर फोकसिंग ऑन इनहेंसिंग कंप्यूटर लिटरेसी अमंग यूथ एंड एडल्ट्स। अब देखिए बहुत सारे जो स्किल डेवलपमेंट है, और क्या कहते हैं आपको, इकोनॉमी से रिलेटेड प्रोग्राम्स है, तो उस चीज को बढ़ाने के लिए क्या है, कंप्यूटर की जो लिटरेसी, कंप्यूटर जो साक्षरता है, वो यूथ और एडल्ट्स में बढ़ानी होगी। फिर कंप्यूटर लिटरेसी जो है, इसको कैसे डिफाइन किया गया, तो एबिलिटी टू यूज ए कंप्यूटर स्टैंड्स है
स्टेंस एक्ट। अब देखिए, जो 15 साल या 15 साल से बच्चे ऊपर के बच्चे हैं, तो इनको कंप्यूटर का लिटरेसी रेट कितना है जी? 24। पहले कितना था 2017-18 में? 18%। 2000, हाँ, अभी 2020-21 में जो है कितना हो गया? 24%। रूरल एरिया की बात करें तो वहां अभी भी कम है, 11 से 18% ही है। ठीक है, और अर्बन एरिया में कितना है? 34 to 39। ये ओवरऑल बताया 15 साल से ऊपर के बच्चों। ये मैंने आपको अर्बन एरिया का बताया और रूरल एरिया का। तो काफी कम है नॉलेज कंप्यूटर के बारे में, तो इसलिए हमें इस पे फोकस करना चाहिए। अब देखिए, तो कुछ यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी जो है उन्होंने मेजर्स करके बताया कि रूरल इंडिया का जो पॉपुलेशन है कितना है? 70%। तो जब तक कि बहुत अच्छे तरीके से डिजिटल लिटरेसी पे नॉलेज नहीं हो जाएगा, तब तक जो है ये जो एक बहुत बड़ी आबादी है गांव की, ये क्या करेंगे? इससे डिसएडवांटेज रहेंगे, क्योंकि वहाँ नॉलेज क्या है? 11 से 18% ही है। ये डेटा आप लोग याद रखिएगा, बहुत जगह काम आएगा आपको। अब देखिए, इंडिया का मोडेस्ट प्रोग्रेस, इंडिया में धीरे धीरे जो प्रोग्रेस चल रहा है, इसके क्या रीजन है? तो एक रीजन क्या है कि बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस जो है इंडिया में, तो वहां पे क्या है? नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिफाइड टीचर्स की बहुत कमी है। इसी की वजह से क्या हो रही है? कंप्यूटर ट्रेनिंग पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिर क्या है? तो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन कंप्यूटर लिटरेसी अमंग यंग स्टूडेंट्स एंड न्यू ग्रेजुएट्स। अब मान लीजिए जितने सारे यंग स्टूडेंट्स और न्यू जो ग्रेजुएट्स हैं बच्चे, तो वहां पे क्या है? उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिल रहा है। किसकी वजह से? कंप्यूटर लिटरेसी कम की वजह से। फिर अगर बात करें कंप्यूटर इलिटरेसी इन टुडेज डिजिटल सोसाइटी, तो जो कंप्यूटर की नॉलेज की कमी है उसकी वजह से क्या होती है? इंडिविजुअल्स के पास अपॉर्चुनिटी की कमी होती है और एक्सपीरियंस की कमी हो जाती है, जिसके वजह से जॉब लिमिटेड हो जाती है, सोसाइटी से अलग हो जाते हैं, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन भी हो जाएगा, मतलब आर्थिक रिलेटेड भी प्रॉब्लम होता है, जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना, जैसे यूपीआई यूज करते हैं हम। अब नॉलेज ही नहीं रहेगा कंप्यूटर का तो दिक्कत है वहाँ। जैसे मोबाइल से तो बहुत लोग चला लेते हैं, बोलिए नेट बैंकिंग करने दिक्कत है वहाँ। फिर कहता है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने क्या बताया? द प्रोग्राम फॉर द इंटरनेशनल असेसमेंट ऑफ एडल्ट कॉम्पिटेंसीज सर्वे। अब इन्होंने सर्वे किया 2014 से 15 में, क्या पाया? एडल्ट्स विदाउट कंप्यूटर एक्सपीरियंस आर मोर ऑफन अनएम्प्लॉयड। तो जो बच्चे या जो एडल्ट्स जो हैं बिना कंप्यूटर के नॉलेज के हैं, वो क्या है? ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, ज्यादा उनके पास बेरोजगारी है। कितना है? अच्छा, जिसके पास कंप्यूटर नॉलेज है कितना है? तो उनका एम्प्लॉयमेंट है 52%। मतलब अगर 100 बच्चे हैं कंप्यूटर का नॉलेज है तो 52% वो लोग जो है रोजगार है। समझ गए? चलिए, और जिसके पास बेसिक कंप्यूटर स्किल्स है तो वो 72% पे है। चलिए अब देखते हैं स्कूल और पॉपुलेशन एज फोकस एरिया, कहाँ फोकस करना चाहिए? स्कूल्स और पॉपुलेशन, जो एजेड आदमी है उन पे। कहता है इंडिया हैज मेड सम प्रोग्रेस इन कंप्यूटर लिटरेसी। तो इंडिया में कंप्यूटर लिटरेसी में थोड़ा बहुत प्रोग्रेस तो हुआ है, ठीक है, लेकिन ये मिशन क्या हो गया है? इसकी जो आउटरीच है, पहुंच है, और इसका जो परिणाम है इस मिशन का, वो क्या है? लिमिटेड है, सीमित हो गया है। फर्दर द डेटा शो दैट देयर इज सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी इन बोथ द लेवल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी एंड अक्रॉस स्टेट्स। अब देखिए क्या कर रहा है, तो कंप्यूटर जो ये डेटा बताती है कि दोनों लेवल पे, ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी जो है पूरे स्टेट में क्या है? बहुत डिस्पैरिटी के साथ है। डिस्पैरिटी के साथ मतलब स्कूल में भी कमी है और जो एजेड आदमी है वहाँ। फिर कहता है स्कूल में क्या होना चाहिए? तो स्टूडेंट के साथ पूरी कंप्यूटर स्किल्स होना चाहिए, जिससे वो क्या कर सके? जो इकोनॉमिक चेंजेस हो रहा है तेजी से, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके। फिर है स्कूल एजुकेशन को ये इंश्योर करना चाहिए कि जितने सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके पास कंप्यूटर लिटरेसी स्किल्स होना चाहिए, क्योंकि ये डिजिटल डिवाइड के लिए एक इम्पोर्टेंट पुल का काम करेगी। और गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि एलोकेट रिसोर्सेज, उतनी सारी रिसोर्सेज अवेलेबल कराना चाहिए ताकि कंप्यूटर पर्सनल अच्छा हो सके, मतलब जो पढ़ाने वाले हैं वो, उसके बाद जितने सारे स्टाफ की जरूरत है वो भी हो सके, वो भी अच्छे से हो सके। तो इसके लिए क्या है? रिसोर्सेस एलोकेट अच्छी तरह से होना चाहिए। चलिए आज यहीं तक था, अब देखते हैं टेस्ट।
चलिए पहला देखिए कि एलएसी का क्या मतलब होता है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जयशंकर और वांग ये जो थे वो क्यों एग्री हो गए करंट सिचुएशन को लेके बॉर्डर एरिया पे, मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ताकि टू मेंटेन पीस और स्टेबिलिटी हो सके। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जयशंकर ने क्या गाइड किया इंडिया चाइना बायलैटरल टाइज को लेके, तो उन्होंने क्या बात की गई, तो ये आपका होगा टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, नहीं ये तीन का एक बार चेक कर लेना, ठीक। फिर नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। तो क्या होता है कि बॉर्डर इशू है उसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है, डिप्लोमेटिक चैनल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज रिस्पेक्टिंग द लाइंस ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसेंशियल, क्यों इंपॉर्टेंट है जी, तो ताकि मिलिट्री एक्सकेलेशन को रोका जा सके, जो लड़ाई होती है दोनों आर्मी के बीच उसको रोका जा सके। अब कहता है कि इंडिया का कौन सा स्टेट है इस ऑप्शन में जो चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो वो है आपका असम, बाकी सारे शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाइना और इंडिया के बीच जो बॉर्डर है उसको बोलते क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो है, एक है मैकमोहन लाइन, ठीक है, लेकिन इसको जो है मानता नहीं है चाइना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्प्यूटेड साइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो कौन सा रीजन है इसमें जो इंडिया और चाइना के साथ इशू नहीं है, ये मतलब ये जगह, तो डोकलाम में है, गलवान वैली में भी है, रेपसांग प्लेन्स में भी है, कहाँ पे नहीं है, तो लिपू लेक पास है, ये इंडिया और नेपाल के बीच जगह है, लिपू लेक पास। अब कहता है वेयर डज द वाघा बॉर्डर एग्जिस्ट, तो वाघा बॉर्डर कहाँ पे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री डज नॉट शेयर ए लैंड बॉर्डर विथ इंडिया, तो इसमें से जो है कौन सी कंट्री है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर साझा नहीं करती, वो है मालदीव्स। विच इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बायोडोसिमेट्री, ठीक है, टू मेजर रेडिएशन डोज डायरेक्टली। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडायसिमेट्री मेथड, तो क्या क्या बताए थे, यूरिन, ब्लड और हेयर। अब यहाँ पे क्या देखिए, एक्सरे इमेजिंग, तो ये नहीं है। फिर है व्हाट डज बायोडायसिमेट्री मेजर्स डायरेक्टली, क्या चीज को ये डायरेक्टली मेजर्स करता है, तो रेडिएशन एक्सपोजर को। फिर नेक्स्ट देखिए, व्हाट कैन बायोडायसिमेट्री नॉट डिटरमाइन, तो पास्ट रेडिएशन, करंट, तो फ्यूचर में जो रेडिएशन एक्सपोज कितना हो कैसे पता करेगा, नहीं पता करेगा। चलिए कुछ पूछना हो तो आप लोग इस नंबर पे जो आपके रिलेटेड, चलिए ठीक है।